गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में बात चल रही थी कल कटौती से संबंधित। तो उसकी हमने कटौती और जुर्माने की राशि से संबंधित हमने बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में अनुपस्थित रहने पर भी कटौती की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था 7 नंबर, अनुपस्थित रहने पर कटौती। धारा 9 से संबंधित है ये मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में। तो अगर कोई मजदूर जो उनकी ये मजदूरी में से ये कटौतियां होती हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर कोई मजदूर अपने कार्य पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन या उस मंथली जो पीरियड है उसका, उसमें अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी मजदूरी में से वो राशि की भी कटौती की जाएगी। और कार्यस्थल पर उपस्थित रहने पर या धनराशि का अनुमान, जैसे उसे 1 या 2 दिन का जैसे अवकाश स्वीकृत है और उसके बाद वो तीसरे दिन या चौथे दिन 2 दिन की और एक्स्ट्रा छुट्टी लेता है, तो वो भी उसकी मजदूरी में से वो राशि की कटौती की जाएगी। उसके बाद बात आती है क्षति या हानि। 8वां जो पॉइंट है हमारा, क्षति या हानि धारा 10 से संबंधित है। अगर कटौती की अधिकतम जो धनराशि होगी, जिसके बारे में मैंने आपके बात की थी कि 75% की कटौती की जाएगी राज्य के संबंधित और 50% अन्य संस्थान में, ठीक है। और उसे स्पष्टीकरण का उचित अवसर दिया जाएगा और कटौती के लिए एक जो क्षति हुई है उसके लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाता है कि फला व्यक्ति से किस प्रकार की कार्यस्थल पर हानियां हुई है या गलतियां हुई है, वो राशि जो उसकी मजदूरी में से ही काटी जाएगी। उसके बाद सेवाओं के संबंध में कटौतियां, सेवाओं के संबंध में कटौती। अब उसकी सेवाएं क्या है और वो कार्य क्या कर रहा है, और या सही ढंग से वो सेवाएं नहीं दे रहा, ठीक है, या उसे जो टारगेट दिए गए हैं, जैसे टारगेट दिए जाते हैं कई जगह तो, ठीक है, उनको वो क्या नहीं कर रहा, अचीव नहीं कर रहा, तो उस संबंध में भी उसकी मजदूरी में से कटौती की जा सकती है। हाँ, अगर टारगेट से अपर कार्य कर रहा है तो उसे अधिकतम क्या दिया जाता है, बोनस भी दिया जाता है। आगे हमारा एक टॉपिक आएगा बोनस भुगतान अधिनियम, ठीक है ना, तो उन्हें बोनस भी दिया जाता है और टारगेट अचीव नहीं करने पर उनसे काटा भी जा सकता है राशि, ठीक है ना। तो ये सेवाओं के संबंध में भी कटौतियां होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी के साथ ये कटौतियां होती है। सब जब कार्य पर लगते हैं तो किसी के साथ क्या बातचीत होती है, किसी के साथ क्या बातचीत होती है, तो सबकी अलग अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कटौतियों से संबंधित जो एक श्रमिक की मजदूरी में से की जाती है, किस किस प्रकार की कटौतियां होती है, तो वो कटौती से संबंधित हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अग्रिम या अंतिम वसूली के लिए कटौती। नेक्स्ट है अंतिम वसूली के लिए कटौती। जैसे कोई व्यक्ति सेवा मुक्त हो जाता है तो वो अपनी अंतिम वसूली करता है, ठीक है। तो अंतिम वसूली में से भी कई बार कंपनियां क्या करती है, स्टार्टिंग में तो आपको पूरा पे करती रहती है, लेकिन जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब आपके द्वारा दी गई जो सेवाएं हैं या आपके द्वारा जो भी लॉसेस हुए उस संस्थान को, तो वो सारे आपके वेजेस में से कटौती भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, या उस समय भी ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, यानी कि समय टू समय भी कर सकते हैं, या अंतिम लास्ट के समय जब सेवा समाप्ति के समय भी ये कटौती की जा सकती है। इसकी धाराएं 12 और इसकी धारा थी 11 पहले वाले की। अब उसके बाद बात आती है सहकारी समितियों के भुगतान तथा बीमा योजनाओं के लिए कटौतियां। सहकारी समितियों के लिए भुगतान या बीमा योजना से संबंधित कटौती, कटौतियां। तो ये कटौतियां भी आपकी वेजेस में से ही, आपके वेतन में से ही
की जाती है। बीमा योजना के लिए भी आपने कोई जरूरी नहीं सभी को करवाना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां 1000 से अधिक श्रमिक है वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर तो सभी कर्मचारियों को करवाना ही पड़ता है। 1000 से कम है और वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति करवाना चाहता है अपना बीमा और वो बीमा राशि जो उसमें प्रीमियम की राशि जो कटवानी है वो अपने वेतन में से कटवाना चाहता है तो वो कटवा सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? नियोक्ता की। अगर वो मंथली पे कटवा रहा है, मंथली प्रीमियम कटवा रहा है। आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, तो उसमें हम इसके बारे में फुल फ्लैश पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि बीमा योजना से संबंधित क्या क्या कटौतियां की जा सकती है और कब की जानी चाहिए, कौन उत्तरदायी होता है उसके लिए, वो सारी बातें होंगी, ठीक है। तो सहकारी समितियों के कोई भुगतान के लिए भी वो भी आपकी वेजेस में से ही कटौती की जाती है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी भुगतान के अधिनियम के प्रावधानों में से संबंधित चल रहे हैं ये। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है निरीक्षक। तो एक निरीक्षक अधिकारी हमारे कार्य की आपकी जांच करता है और वो कोई कमी निकालता है और वो कमी वास्तव में ही उस श्रमिक की होती है, तो अगर उसके द्वारा कोई हानि हुई है तो उसकी कटौती भी श्रमिक की मजदूरी में से की जाएगी। और अगर वो कोई कमी नियोक्ता की है, श्रमिक को तो जैसा कार्य बोला गया वो वैसा ही करेगा, अगर वो कोई कमी नियोक्ता की है तो वो नियोक्ता से भी जुर्माने की राशि वसूल कर सकता है। उसके बाद दावे तथा उनकी सुनवाई, दावे तथा उनकी सुनवाई यानी कि अगर किसी प्रकार का किसी उद्योग में मजदूरी से संबंधित या श्रमिक का नियोक्ता से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विवाद हो जाता है तो उनका बिल्कुल दावा भी लगता है और उसकी सुनवाई भी संबंधित न्यायालय में की जाएगी और सुनवाई के बाद उन्हें निश्चित न्याय भी उसी समय ही दिया जाता है। और ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जो औद्योगिक विवादों का निपटारा है उसमें मैंने आपको बताया था किसके बारे में, कार्य समिति, समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, जांच न्यायालय, उसके बाद रिक्तियों का भरा जाना और पंच निर्णय, ये प्रक्रिया बताई थी ना। तो सिस्टम से सबके दावे भी लगते हैं, ठीक है, और दावे उनकी सुनवाई भी की जाती है समझौता बोर्ड द्वारा, उनका निर्णय भी दिया जाता है और नहीं होती तो फिर सीधी बात कहां पर जाती है? श्रम न्यायालय में चली जाती है। अगर किसकी, श्रमिक और नियोक्ता का कोई विवाद हुआ है तो उसका सुनवाई श्रम न्यायालय में की जाएगी। उसके बाद अदत्त वर्ग का या अदत्त वर्ग द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र देना, अदत्त वर्ग द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र देना। यहां ये जो अदत्त वर्ग नाम लिया गया है ये श्रमिकों से संबंधित लिया गया है, यहां पर उनसे संबंधित है, यानी कि उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या उन्हें दिख रही है, ठीक है ना, और उसका वो निपटारा करवाना चाहते हैं या अपनी कोई डिमांड पूरी करवाना चाहते हैं तो उनके द्वारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट दी जाती है, ठीक है। और एक बात और आती है इसी में ही, अगर कोई जांच न्यायालय अगर कोई निरीक्षक अधिकारी आपके कारखाने की आकर जांच करता है तो वो भी आपको एक बार ही क्या करेगा? रिक्वेस्ट लेकर जाएगा कि आप इस चीज में परिवर्तन कर दीजिए, ये आपकी यहाँ पर कमियां हैं, ठीक है। और दोबारा अगर वो जांच करने आता है तो निश्चित रूप से वो अगर वो कमी दोबारा पाई जाती है तो उस समय वो 6 मंथ का कारावास प्लस 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाकर जाता है। पहले आपको एक बार क्या आपको देखा जाएगा? छूट भी देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अधिकारियों के अधिकार उनके पास सुरक्षित होते हैं, वो जब चाहा चाहे उन्हें उनका उपयोग कर सकते हैं। अधिकारियों के अधिकार, ठीक है। उसके बाद इसी में बात आती है, ये तो धारा 18 थी, उसके बाद धारा 19 को तो निरस्त कर दिया और अपराधों के लिए दंड भी दिया जाता है। अपराधों के लिए दंड। अब अगर एक नियोक्ता कोई गलती करता है, ठीक है, तो उस पर कम से कम 1500 रुपए और अधिकतम 7500 रुपए का अर्थदंड लगता है। और अगर एक कोई श्रमिक गलती करता है तो उस पर कम से कम 200 रुपए और अधिकतम
1000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाता है। उसके बाद मुकदमा संचालित करने की विधि होती है, सिस्टम होता है। ये नहीं कि बस कह दिया और मुकदमा कर दो, पहले नियोक्ता से कहा जाएगा, नियोक्ता नहीं मानता तो सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा गलत बता गया कि श्रमिक अगर कोई मुकदमा दायर करता है और अपनी मांग डिमांड पूरी करवाता है तो सबसे पहले वो अपने यूनियन लीडर को कहेगा। यूनियन लीडर उसकी बात नहीं सुनता या उसकी डिमांड पूरी नहीं करवाते तो श्रमिक क्या करेगा, सीधा नियोक्ता को बोलेगा। पहले यूनियन लीडर नहीं सुन रहा, 2 दिन का समय दे दिया, नहीं बात बनी तो नियोक्ता को, और नियोक्ता भी अगर बात नहीं करता तो बात सीधी समझौता अधिकारी या समझौता बोर्ड के पास आती है और वहां से सिस्टम के अकॉर्डिंग, विधि के अकॉर्डिंग कहा जाएगी जहां श्रम न्यायालय में वो बात अपना मामला लगा सकता है। उसके बाद बात आती है अनुबंध द्वारा त्याग। अगर आप किसी प्रकार की कोई सेवा से संबंधित या कोई अपने विवाद को त्यागना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं तो बाकायदा लिखित रूप में कॉन्ट्रैक्ट करके, समझौता करके उसका त्याग आपको करना होगा और अधिनियम के सारांशों की आपको सूचना लगानी होगी। अगर आपने इस अधिनियम में या कारखाना परिसर में कोई भी परिवर्तन किया है नियमों में तो उसकी सूचना आपको समय समय पर नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। और इसके अलावा नए कोई नियम बनाने हैं या कोई नियमों में छूट देनी है, ठीक है, तो वो अधिकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास है। इससे संबंधित न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 से संबंधित। तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस अधिनियम में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉलेज समय में आकर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।